अभिषेक जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, उसने अच्छा सा फ्लैट ले रखा है अपने आराम करने के लिए। जैसे ही शाम के समय वो अपनी नौकरी से लौटता है और फ्लैट में आकर सोफे पर बैठता है, तो उसी दौरान अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है और जैसे वो उस फ़ोन को देखता है तो एकदम से उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से के चलते वह उस फ़ोन को तो काट देता है, लेकिन तभी जैसे ही फ़ोन काटने के बाद दोबारा फ़ोन को रखता है तो दोबारा से उसी नंबर से फिर से फ़ोन आ जाता है। दरअसल ये नंबर किसी और का नहीं, उसकी उस पत्नी का था जिससे उसका 1.5 साल पहले तलाक हो चुका है। अब जब दोबारा उसका फ़ोन आता है तो उसके बाद उस फ़ोन को तो उठा लेता है, लेकिन गुस्से भरी आवाज़ में अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अब क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारा कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, और क्यों बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान किया करती हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो पत्नी होती है वो बड़ी सहजता के साथ कहती है कि देखो अभिषेक, बिल्कुल भी गुस्सा मत करो और जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ दिखाना है और तुम्हें मेरे घर आना होगा। अगर तुम ये नहीं देखोगे तो इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं है, तुम ही इस बात पर बार बार पछताओगे। ऐसा कहकर यहाँ पर जो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है वह फ़ोन काट देती है और इसके बाद जो अभिषेक होता है वह चुपचाप खामोश सा रह जाता है। उसका गुस्सा तो साइड में चला गया था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बार बार घूमने लगती है कि ऐसा क्या है जिस वजह से मुझे ही बाद में पछताना पड़ेगा और वह मुझे अपने घर पर वो चीज़ क्यों दिखाना चाहती है। इस बात को सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और एक बार तो उसका मन करता है कि दोबारा से फ़ोन करके कह दूं कि मैं नहीं आने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी जो भी कह रही है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और रात भर वह इसी बात के बारे में सोचता है, लेकिन सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया था कि वह जाएगा और देखेगा क्या उसकी पत्नी उसे दिखाना चाहती है। ऐसा सोचकर वह सुबह सुबह उठता है और उठने के बाद सीधा बेंगलोर से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट लेता है बिजनेस क्लास, और उसमें बैठकर वहां से वहां के लिए जाने लगता है। यहाँ पर अभिषेक जो होता है वो पहले तो सोचता है कि उसकी पत्नी को ऐसा क्या दिखाना है मुझे जिसे ना देखने से मुझे ही पछताना पड़ेगा, और उसके बाद वह अपने पुराने दिनों में घूम जाता है। वह सोचने लगता है उन बातों को जब उसकी और उसकी पत्नी की शादी हुई थी और वो लोग खुशी खुशी एक घर के अंदर रहा करते थे। पति पत्नी में बड़ा ही गहरा प्यार था और यहाँ पर जो अभिषेक की माँ होती है जिसका नाम उर्मिला होता है वह भी दोनों बच्चों को बड़ा ही प्यार किया करती थी, और उसकी पत्नी जिसका नाम मोनिका होता है वह भी अपनी सास को माँ के समान ही समझा करती थी। दरअसल यहाँ माँ की इकलौती संतान थी और माँ अकेले ही रहा करती थी उसके मायके में, और बार बार वो माँ के पास भी जाया करती थी। तो यहाँ पर अभिषेक को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वह तो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार किया करता था। लेकिन तभी अचानक से इस परिवार को किसी की नजर लग जाती है और उसी दौरान मोनिका की जो माँ होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब के चलते वो वहां पर ज्यादा दिनों तक रहने लगती है, क्योंकि माँ की तबीयत खराब है तो उसकी देखरेख भी करनी होगी और उसके सिवा उसकी और कोई संतान नहीं है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में तो अभिषेक को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ दिनों वहां पर रहने के बाद जब मोनिका घर पर आ जाती है और घर पर आकर बार बार एक राजू नाम के लड़के से फोन पर बात किया करती है, तो उसके बाद अभिषेक के दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें चलने लगती है और वह सोचता है कि कहीं राजू के साथ इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। जबकि यहाँ पर जो राजू था उसे मोनिका अपना मुंह बोला भाई बताया करती थी और अभिषेक को उसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन जिस तरह से अब मोनिका उससे बात किया करती है तो उससे उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो, क्योंकि ये दिल्ली है और आजकल कुछ भी हो सकता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब इस बातों को सोच सोचकर अभिषेक अपने मन के अंदर रखता रहता है और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर जो मोनिका होती है वह बार बार जब वहां पर जाया करती है तो एक दिन अपने पति से कहने लगती है कि अभिषेक क्यों ना मैं माँ जी को यहीं पर ले आऊं, क्योंकि वहां पर बार बार जाना पड़ता है और यहाँ पर भी तो माँ जी की देखरेख करनी पड़ती है, फिर ये अकेली घर का काम किया करती है, मुझे अच्छा नहीं लगा करता। इसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो एकदम से टाल मटोल कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं यहाँ पर ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो वहीं पर रखो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसके बाद मोनिका वहीं पर जाती है और वहीं पर रहकर अपनी माँ का इलाज करवाने लगती है। लेकिन तभी एक दिन जब मोनिका अपने मायके में होती है तो अभिषेक उसके पास फोन करता है शाम के समय, और उस समय पर उसका फोन पूरी तरह से बिजी रहता है। अब जैसे ही फोन बिजी आता है तो वह बड़ा ही हैरान हो जाता है और चिंता सी करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी का फोन आता है और वह पूछने लगती है कि अभिषेक बताओ इतनी रात को तुमने कैसे फोन किया। तो यहाँ पर अभिषेक कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं, वैसे ही बात करनी थी, लेकिन तुम ये बताओ कि इतनी रात में तुम्हारा फोन कहाँ बिजी हो रहा है। तो यहाँ पर मोनिका कहने लगती है अरे वैसी कोई बात नहीं है, दरअसल वो राजू भैया मार्केट गए हुए थे तो उनसे ही कुछ घर का सामान मंगाया था तो इसीलिए उनको फोन किया था। अब यह बात सुनकर अभिषेक के तन बदन में आग लग जाती है और वह फिलहाल तो फोन काट देता है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता और वह अपनी बाइक लेकर सीधा अपनी पत्नी के घर चला जाता है। अब वो दिल्ली में ही थे और यहाँ से वहां तक जाने में उसे कुल ही 15 से 20 मिनट लगने थे, और 20 मिनट बाद जैसे अभिषेक
अभिषेक अपनी पत्नी के घर पर पहुंचता है तो वहां पर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी राजू के साथ बैठकर सोफे पर चाय पी रही है और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मोनिका उसे देखती है अभिषेक को तो एकदम से कहने लगती है कि अरे आप यहाँ पर कैसे, आप एक बार बता तो देते कि आप आ रहे हो, मैं कुछ सामान ही आपसे मंगवा लेती क्योंकि काफी दिन हो गए हैं और मेरे वो कपड़े हैं ना उनको आप ले आते। लेकिन तभी यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह एकदम से आग बबूला हो जाता है क्योंकि रास्ते में ही वो ढेर सारी बातें सोच चुका है राजू और अपनी पत्नी मोनिका के बारे में। और यहाँ पर आकर जब वो दोनों हंसते हुए मिलते हैं तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, कहता है कि मेरे पीछे से तुम यही कर रही हो ना और इसीलिए तुम बार बार यहाँ पर आया करती हो, माँ की बीमारी का तो बहाना है, असलियत में तो तुम्हें इसके साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं। अब यह बात सुनते ही मोनिका को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह एकदम से सन्न रह जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो राजू होता है वो कहने लगता है कि जीजाजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैं और ये तो बहन भाई है ना और हम दोनों के रिश्ते के ऊपर आप इस तरह से उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन तभी जो अभिषेक होता है वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि आजकल भाई बहन का रिश्ता कैसा हो गया है और तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत कर, चुप रहे बिल्कुल और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनता रहे। अब यहाँ पर जब राजू ये देखता है कि अभिषेक किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वह अपना सर नीचे की तरफ करता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है क्योंकि ये मियाँ बीबी का मामला था और इसमें वह टांग नहीं अड़ाना चाहता था। वैसे भी वह बाहर वाला था और इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू थे और वह वहां से बाहर निकल गया था। अभिषेक की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था और अब तक जो मोनिका होती है वह भी बहुत कुछ मन के अंदर सोच चुकी थी। जो मोनिका होती है वो कहने लगती है कि अभिषेक जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरा और राजू का बहन भाई का नाता है और हम दोनों बहन भाई की तरह ही रहा करते हैं। अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो क्या मैं किसी को अपना मुंह बोला भाई नहीं बना सकती, क्या ये भी गलत है तुम्हारी निगाहों में? तो अभिषेक गुस्से में पागल हो चुका था और वह कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल गलत है और इस तरह से तो बहन भाई नहीं बैठा करते जिस तरह से तुम बैठे थे और यहाँ पर जब तुम मेरे पास जाया करती हो उस तरह से बहन भाई बात नहीं किया करते जिस तरह से तुम उससे बात किया करती हो। तो वह कहने लगती है कि अभिषेक अगर तुम्हारी इतनी ही घटिया सोच है तो मैं तुम्हारी सोच को तो नहीं बदल सकती, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें संतुष्टि कैसे होगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो कहने लगता है कि मुझे संतुष्टि इसी बात से होगी कि तुम मुझे चुपचाप तलाक दे दो और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब यहाँ पर जैसे ही मोनिका इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि पति को हो क्या गया है। लेकिन तभी अभिषेक दोबारा से इस बात को कहता है और यहाँ पर जो मोनिका होती है उसे भी थोड़ा सा इस बात को सुनकर गुस्सा आ जाता है कि वह उसके बहन भाई के रिश्ते पर इस तरह की उंगली उठा रहा है। तो वह कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है अभिषेक तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि कब तक मैं अपनी पवित्रता साबित करती रहूंगी और तुम तो कल को और भी कुछ कहने लगोगे और इस तरह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो अभिषेक कहता है कि ठीक है मैं बात कर लेता हूं और उसके बाद जब कागज बन जाएंगे तो तुम्हें तलाक के पेपर पर साइन करने होंगे और कोई भी फालतू का फंड मत करना। तो मोनिका भी हाँ में सर हिलाती है और इसके बाद अभिषेक अपनी आंखों में गुस्सा लेकर वहां से अपने घर लौटाता है। जैसे वो घर लौटता है तो माँ पूछने लगती है बेटा तुम कहाँ गए थे इतने गुस्से में और फिलहाल तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो कहने लगता है कि माँ मैं तुम्हारी बहू के घर गया था और वहां पर जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आ गया क्योंकि यहाँ पर जिसको वो मुंह बोला भाई बताया करती थी उसके साथ बैठकर हंसकर बातें कर रही थी और बहुत सारी बातें बना रही थी। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है बेटा ये तो बहन भाई का रिश्ता है ना और बहन भाई तो हंसकर बातें कर सकते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। तो यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो कहता है कि नहीं माँ वो बहन भाई वाला प्यार नहीं था, वो तो कुछ और ही था और उसके बारे में मुझे शक तो पहले ही हो गया था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ और अब मैं उसे तलाक दूंगा। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं किया करते और तू बिल्कुल भी तलाक नहीं देगा। लेकिन बेटा साफ साफ बोल देता है और कहता है कि नहीं माँ अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उसे तलाक देने से नहीं रोक सकती। ऐसा कहकर बेटा फिलहाल तो अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन उठते ही वकील साहब के पास जाकर तलाक के कागज तैयार करवाने लगता है। अब इधर माँ को इस बात की बड़ी चिंता होती है और वह सीधा अपनी बहू के पास फोन कर देती है, कहती है कि बहू इस तरह से तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देना चाहता है, लेकिन मैं इतनी अच्छी बहू नहीं खो सकती। मुझे पता है कि तुम दोनों का रिश्ता भाई बहन का है, लेकिन तुम ही कैसे भी करके इस बात को रोकवा दो। लेकिन यहाँ पर जो मोनिका होती है वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि माँ जी रुकवा तो मैं देती, लेकिन आपके बेटे ने जो इल्जाम लगाया है वो इल्जाम तो बिल्कुल सरासर गलत है और मैं ये बात कतई भी सहन नहीं कर सकती। इसी वजह से अब जो होता है उसे हो लेने दो और आप रहने दो, इस बात को ऐसे ही छोड़ दो। ऐसा कहकर जो मोनिका होती है वो फोन काट देती है और यहाँ पर दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद मोनिका अपने घर रहने लगती है और इधर जो अभिषेक होता है वह अपने घर रहने लगता है। अभिषेक तलाक के बाद पूरी तरह से टूट गया था और टूटने के बाद वह सोचता है कि इस गम को भुलाने के लिए मैं सीधा बेंगलोर चला जाता हूँ और वहां पर अच्छे से नौकरी करूंगा तो मुझे
मुझे मेरी पत्नी की याद नहीं आएगी, क्योंकि भले ही वो कितना ही नाराज हो लेकिन वो अपनी पत्नी से प्यार किया करता था और हर बात पर उसे अपनी पत्नी की याद आया करती थी। तो इसी वजह से जो अभिषेक होता है अपनी माँ को अपने बड़े भाई के पास छोड़ता है और बेंगलुरु में जाकर नौकरी करने लगता है। ये सभी बातों में सोचते सोचते यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह बेंगलुरु से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली आने के बाद जब वह फ्लैट से उतरता है तो उतरते ही सबसे पहले मोनिका को फोन करता है और पूछने लगता है कि बताओ कहाँ आना है, मैं दिल्ली आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मोनिका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज कर देती हूँ एड्रेस, और उसके बाद उस एड्रेस पर आ जाना, क्योंकि मैं पुराने एड्रेस पर नहीं रहा करती। यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह उस मैसेज को देखता है और देखने के बाद सोचने लगता है कि ये कैसे घर बदल सकती है, क्योंकि ये तो किराए पर रहा करती थी। फिर अगले ही पल वह सोचता है कि हो सकता है कि दूसरा घर किराए पर ले लिया हो और उसके अंदर रह रही हो। ऐसा सोचकर वह अपनी महंगी सी गाड़ी को वहां पर बुलाता है जो उसने पहले ही बुक कर ली थी यहाँ पर आने से पहले, और यहाँ पर उस गाड़ी में बैठकर उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो काफी बातें सोचता है और सोचते सोचते वह जगह भी आ जाती है जहाँ के लिए उसकी पत्नी ने कहा था। और वहां पर जाने के बाद जैसे वो गाड़ी से उतरता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एक आलीशान 3 मंजिला मकान था, जिस मकान को देखने के बाद कोई भी कह सकता था कि ये काफी अमीर लोगों का घर है। उस मकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था मोनिका किचन। अब इस बोर्ड को पढ़ने के बाद वह तो समझ गया था कि उसकी पत्नी ने कुछ काम किया है और उस काम से वह अच्छा खासा पैसा कमा रही है। लेकिन उसके बाद भी वह दरवाजे की घंटी बजाता है तो अंदर से एक जवान लड़की आती है और पूछती है कि आप कौन हो और आपको किससे मिलना है। तो यहाँ पर अभिषेक उस लड़की से कहता है कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं मोनिका से मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वह लड़की आदर सम्मान के साथ उसे अंदर ले जाती है और ड्राइंग रूम में पड़े हुए सोफों पर बैठा देती है। अब जहाँ पर वो बैठता है वहां से उस घर का वो कमरा भी दिखाई देता है जिसके अंदर उस किचन का काम हुआ करता है। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर ढेर सारा खाना बनाकर डिब्बों में पैक किया जा रहा था, और यहाँ पर जो मोनिका होती है वह भी फोन पर बात करते करते उसी तरफ आ रही थी जिस तरफ वो किचन था, और किसी से बात कर रही थी कि ठीक है सर, आपके 100 डिब्बे तैयार हो गए हैं और थोड़ी देर में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, आप कैसा भी चिंता मत करो और मुझे और भी कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए उस किचन में जाती है, लेकिन तभी वो लड़की वहां पर आती है जो अभी के अभी अभिषेक को ड्राइंग रूम में बैठा कर गई है, और वो कहने लगती है कि मैम आपसे मिलने के लिए कोई आया है और अपना नाम अभिषेक बताया है। इसके बाद मोनिका ना तो ज्यादा खुश होती है ना ही उसे इस बात का दुख होता है। वह सीधा अभिषेक के पास जाती है और अभिषेक अब तक ये सारी चीजें देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि मोनिका के पास आज इतना पैसा है जितना अभिषेक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर मोनिका उसके पास आती है और कहती है कि अच्छा किया अभिषेक तुम आ गए, वरना तुम्हें पछताना पड़ता, और चलो मेरे साथ, तुम्हें दूसरी मंजिल पर चलना होगा और वहां पर चलकर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। इसके बाद अभिषेक जो बिल्कुल निशब्द रह गया था क्योंकि वह पूरी तरह से बहुचक्का हो गया था, तो वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है और मोनिका उसे दूसरी मंजिल के एक कमरे के दरवाजे के सामने ले जाकर खड़ी कर देती है। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले वह कहती है कि देखो अभिषेक, बिल्कुल भी अब तुम्हें अपना गुस्सा बाहर ही त्यागना होगा और बिल्कुल भी तेज आवाज में यहाँ पर बात मत करना, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। ऐसा कहकर वह अभिषेक की तरफ देखती है तो अभिषेक धीरे से हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद जो मोनिका होती है वह दरवाजा खोल देती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अभिषेक की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल इस कमरे के अंदर उसकी माँ, जिसका नाम उर्मिला होता है, वह एक बिस्तर पर पड़ी हुई है और काफी ज्यादा कमजोर हालत में है। उसको एक ग्लूकोज लगा हुआ है और सिरहाने पर ढेर सारी दवाइयां रखी हुई हैं। यहाँ पर अभिषेक अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है और एकदम से उनके पास चला जाता है। अब जैसे अभिषेक की माँ अभिषेक को देखती है तो एकदम से वह भी उसको देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उसके बाद कहने लगती है कि बेटा तू आ गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तू आ पाएगा, क्योंकि कई बार मैंने तेरी पत्नी से कहा था कि उसको बुला दे, लेकिन तू फोन उसका उठाता ही नहीं था, और जब वो किसी अननोन नंबर से फोन करती थी तो उसके बाद तू कह दिया करता कि मैं बिजी हूं और बाद में बात करता हूं। यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह झट से अपनी माँ को गले लगाता है और कहने लगता है कि माँ ये सब कैसे हुआ, मैं तो आपको बड़े भाई के पास छोड़कर गया था। तो यहाँ पर जो माँ होती है वह अब तक तो रो रही थी, लेकिन उसके बाद अपनी आंखों के आंसू को पहुंचती है और कहती है कि बेटा तेरे बड़े भाई के पास तू छोड़कर तो गया था, लेकिन उसके बाद तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा और ना ही मुझसे बात की। न जाने तुझे ऐसा क्या हो गया कि तूने बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे बड़े भाई के पास रह रही थी, लेकिन उसकी पत्नी को न जाने कैसा क्या हो गया कि वो मुझसे नफरत करने लगी और इसी नफरत के चलते वह मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगती है। अब मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, बेटा मेरी बहू को सबक सिखा देगा, लेकिन बेटे को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता
आता है और वह तो सभी बातों को चुपचाप सहन करता रहता है। अब तू तो अपने दुख से पहले दुखी था, क्योंकि तूने गलती करके अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, तो तुझे मैं परेशान नहीं करना चाहती थी और वहीं पर समय बिताने लगती हूँ। लेकिन समय के साथ साथ मैं और भी ज्यादा बीमार हो जाती हूँ और बीमारी के चलते तेरे बड़े भाई की पत्नी जो होती है वह मुझे और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। यहाँ पर तभी एक दिन मेरा बेटा आता है और कहने लगता है कि माँ, ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें आज मंदिर ले चलता हूँ, क्योंकि तुम काफी दिनों से घर पर रहकर परेशान हो गई होगी और थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं खुश होती हूँ कि चलो ठीक है, बेटा तो मेरा ख्याल कर रहा है। लेकिन बेटा मुझे वहां से लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में छोड़ देता है, जो बिल्डिंग और कोई नहीं, वृद्धाश्रम था। और वह कहता है कि माँ, अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता और तुम्हें अब से यहीं पर रहना होगा। लेकिन वहां पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और इसी के चलते मैं एक दिन उस घर को छोड़कर वहां से इधर उधर भटकने लगती हूँ, क्योंकि वहां पर बिल्कुल से अच्छी तरह से नहीं रखा जाता था और वो वृद्धाश्रम नहीं, एक जेल की तरह थी। इसीलिए मैं उसको छोड़कर इधर उधर भटकने लगती हूँ कि चाहे जैसे भी भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ पर नहीं रहूंगी और ना ही अपने बेटे के पास जाऊंगी। तो इसी वजह से मैं इधर उधर भटकने लगती हूँ और भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती हूँ। लेकिन एक तो कमजोर, ऊपर से तबीयत खराब, तो इसी वजह से एक दिन मैं बेहोश हो जाती हूँ उस मंदिर की सीढ़ियों पर और उसके बाद मेरी आंखें इसी कमरे के अंदर खुलती हैं। तुम्हारी बहू मुझे यहाँ पर ले आई थी। इस बात को खत्म होने से पहले यहाँ पर जो मोनिका होती है वो कहने लगती है कि दरअसल उस दिन मेरे किचन की ओपनिंग थी और मैंने पहली बार खाना गरीबों के लिए बनाया था, तो इसी वजह से हर मंदिर पर जाकर मैं गरीबों में खाना बांट रही थी। लेकिन तभी एक मंदिर की सीढ़ियों पर मुझे मिल जाती है और जब मैं गौर से इन्हें देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है और फिर मैं इन्हें अपने साथ यहाँ पर ले आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे इन्होंने पूरी कहानी बताई और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे बड़ा ही बुरा लगा, क्योंकि जिस माँ ने 2 बेटे को जन्म दिया है उनमें से एक भी बेटा उसकी देखरेख नहीं कर सकता, तो क्या फायदा ऐसे बेटों को पैदा करने का। ऐसा कहकर वह उसे ताना सा मारते हुए वहां से चली जाती है। कहती है कि तुम अपनी माँ से बात करो और मुझे कुछ काम है। यहाँ पर जो माँ बेटे होते हैं वह ढेर सारी बातें करते हैं। माँ उसको वो सारी बातें बताती है कि बेटा, तूने इस लड़की को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का पश्चाताप तू कैसे कर पाएगा, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। पिछले 6 महीने से तो मैं इसके पास रह रही हूँ और वो लड़का जिसको तू इसका आशिक बता रहा था वह आज भी आया करता है और दीदी दीदी कहकर इससे बात किया करता है, यहाँ तक कि मेरी दवाइयाँ भी वही लड़का लाया करता है। अब इन सभी बातों से यहाँ पर अभिषेक काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और उसके बाद माँ से कहता है कि माँ, अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको बदला थोड़ी ना जा सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और वहां पर अच्छे से तुम्हारा समय व्यतीत हो जाएगा। ऐसा कहकर अभिषेक सीधा यहाँ से मोनिका के पास जाता है और मोनिका से कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी माँ का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा, लेकिन अब मेरी माँ को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और तुम्हें उसे अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मोनिका कहने लगती है कि तुम अपने पास ले जा रहे हो, लेकिन तुम इनका ध्यान कैसे रखोगे, क्योंकि तुम्हें नौकरी करनी होती है और नौकरी करोगे या माँ जी का ख्याल रखोगे। इससे अच्छा तो मैं इनका ख्याल रख लूंगी और तुम्हें इन्हें अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन जब तक माँ जी की तबीयत खराब है तब तक इन्हें मेरे पास ही रहने दो और मैं ही इनकी अच्छे से देखरेख कर सकती हूँ, तुम पर इनकी देखरेख नहीं होगी। ऐसा कहकर वह उससे मना कर देती है और फिर से अपने काम में चली जाती है। इसके बाद जो अभिषेक होता है वह अपनी माँ के पास जाता है और वहीं के वहीं अपना फोन निकालकर अपने बॉस से 1 महीने की छुट्टी ले लेता है अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताकर। अभिषेक को छुट्टी मिल जाती है और उसके बाद वह वहीं पर रहकर अपनी माँ की देखरेख करने लगता है। अब जैसे मोनिका ये देखती है कि इसे 3 से 4 दिन हो गए हैं लेकिन ये जा नहीं रहा है, तो वह अभिषेक से कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें ड्यूटी पर नहीं जाना। तो अभिषेक जो होता है वो कहता है कि मैंने महीने भर की छुट्टी ले ली है, क्योंकि मैं बेटा हूं और मुझे बेटे होने का फर्ज निभाना चाहिए। अगर तुम माँ को मेरे साथ नहीं भेज सकती तो यहाँ पर रहकर तो मैं अपनी माँ की देखरेख कर सकता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद मोनिका को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बेशक से तुम अपनी माँ की देखरेख यहीं पर रहकर कर सकते हो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इसके बाद अभिषेक वहीं पर रहने लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे ये महीना कंप्लीट होता है तो उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद अभिषेक को लगने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती का पश्चाताप उसे जरूर करना चाहिए। और इधर जो मोनिका होती है उसे भी महसूस हो जाता है कि अभिषेक अब पहला सा गुस्सा नहीं रहा है, उसका गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया है और वो तो बिल्कुल भी अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं हुआ करता है। दरअसल यहाँ पर अभिषेक घर के काम में मोनिका का हाथ बटाने लगता है, क्योंकि वह उसकी माँ को रख रही है और उसके बाद यहाँ पर जो मोनिका होती है उसके काम करने के तरीके को देखती है और उसके बाद मोनिका को लगने लगता है कि ये पहले तो कभी भी घर के काम में हाथ नहीं बटाया करता था जब मेरी उसकी शादी हो रखी थी, लेकिन अब इसे ऐसा क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो उसको उसके हाल पर छोड़ती है। और फिर एक दिन तो कुछ ऐसा होता है जिस पर मोनिका को विश्वास नहीं होता है। दरअसल यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह सोफे पर बैठा हुआ था और तभी मोनिका का सिंक खराब हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो उसकी वर्कर होती है वो मोनिका से प्लम्बर को बुलाने के लिए कहती है और प्लम्बर कहता है कि 5 घंटे तो कम से कम लगेंगे मैडम, मैं काफी दूर हूँ और वहां से आने में इतना टाइम तो लग जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह खड़ा होता है, घर में से औजार ढूंढकर उस सिंक को ठीक करने लगता है। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है और कहता है कि देखो ठीक हो गया है, लेकिन इसको ठीक करने में उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए थे। और इसके बाद जो अभिषेक
अभिषेक होता है एक कपड़ा लेता है और अपने कपड़ों को वैसे ही साफ करके वहां पर बैठ जाता है। दरअसल यहाँ पर जब अभिषेक और मोनिका एक साथ रहा करते थे तो अभिषेक को गंदे कपड़े तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और घर का काम तो बिल्कुल से नहीं किया करता था। यह बात काफी ज्यादा हैरानी की थी और इसी बात को देखकर मोनिका पूरी तरह से हैरान हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह घर के सभी कामों में मोनिका का हाथ बटाया करता है और धीरे धीरे जब 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अभिषेक को महसूस होने लगता है कि अब अपनी उस गलती को सुधारना होगा जो गलती उसने पहले कर रखी है। और इसी के चलते जब एक शाम मोनिका अपने भाई राजू के साथ बैठकर बातें कर रही थी तो उसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वहां पर जाता है और जाने के बाद राजू से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि भाई माफी के लायक तो नहीं हूं लेकिन कैसे भी करके मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा कहकर जो अभिषेक होता है वह फूट फूट कर रोने लगता है और अब तक जो राजू होता है वह भी समझ चुका है कि अभिषेक को अपनी गलतियों का एहसास है। तो वो कहने लगता है कि जीजा कोई बात नहीं, मैंने आपकी बातों को कभी बुराई नहीं माना तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं। ऐसा कहकर राजू तो उसे माफ कर देता है लेकिन तभी जो अभिषेक होता है एकदम से सभी लोगों के सामने मोनिका के पैर पकड़ लेता है और रो रो कर उससे भी माफी मांगने लगता है। कहता है कि मोनिका अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैंने जो किया था वो बहुत बड़ी गलती थी और ऐसी गलती जीवन में मैं कभी नहीं करूंगा। अब जो मोनिका होती है वह इस बात को देखकर साफ साफ मना करने लगती है लेकिन तभी अभिषेक अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा और आज से मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। इसके बाद यहाँ पर जो मोनिका होती है थोड़ी देर तक मना करती है लेकिन जब वो सभी लोग उसे माफ करने के लिए कहते हैं तो मोनिका उसे माफ तो कर देती है लेकिन कहने लगती है कि देखो घर मेरे हिसाब से चलेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। तो अभिषेक झट से उसकी सारी शर्त मान जाता है और यहाँ पर अभिषेक और मोनिका दोबारा से एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और अब दोनों के दोनों एक साथ रहा करते हैं। फिलहाल के समय में मोनिका और अभिषेक का एक हलता खेलता परिवार है। अभिषेक को 2 बच्चे हो चुके हैं और जो अभिषेक की माँ होती है वह भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। हालांकि वो ज्यादा डोल फिर नहीं सकती लेकिन खटिया के अंदर बैठी बैठी उसके बच्चों को खिलाया करती है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। बार बार आज तक भी अभिषेक अपनी उस गलती के लिए राजू और मोनिका से माफी मांगा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।